क्या देखा हम लोगों ने? मच्छर क्या करता है? जीन्स को पहचान कर उनके पास हाँ, कुछ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उसके लिए लोगों ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किए हुए हैं कि पाले हुए हैं मच्छर अलग अलग किस्म के। और लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने वो वाई टाइप की, वाई होता है ना जैसा एक सीधी लाइन, दो ऐसे लाइन, वाई टाइप की पाइप बना करके और फिर उसके अंदर में मच्छरों को भेजते हैं और इधर मुड़ेंगे कि उधर मुड़ेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जितनी चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही निकली हैं और चल रहे खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग किस्म के चल रहे हैं। अब ये जो वीडियो है ये है कि मच्छर काटता कैसे। ये वाली लाइट में मच्छर जो है, मच्छर क्या करता है? हाँ, मच्छर काटती है। मच्छर क्या करता, काटता है कि काटती है? काटती है। मच्छर जो है वो काटती है। जो मेल मेल आज वो हमारी बच्चियां कहाँ रह गई? चलो तो तो जो, हाँ, जो मेल मच्छर होते हैं तो मच्छरों में भी मेल और फीमेल होते हैं, पुरुष और स्त्री होते हैं। तो जो मेल मच्छर होते हैं उनका काम काटना वाटना नहीं है, और काटना वो उनको कोई मतलब नहीं है काटने वाटने से। उनका नाम केवल जो फीमेल मच्छर हैं उनको ढूंढना है और उनके साथ मिलकर के फिर अंडे पैदा करना है, मच्छर और नए मच्छर पैदा करना है, बच्चे पैदा करने हैं उनको, है ना। तो उनका जो है वो मुख्य रूप से वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो मच्छर होते हैं वो कैसे पहचानते हैं कि कोई हमारे आसपास में फीमेल मच्छर है कि नहीं है, और फीमेल मच्छर है तो उसको कैसे बुलाते हैं अपने पास में, कैसे लेके जाते हैं अपने पास में। तो जो उनके पंख ऐसे चलते हैं, उड़ता है कुछ तो ऐसे पंख चलते हैं ना, तो पंख चलने से आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ जो निकलती है ऊँ टाइप की जो आवाज़ निकलती है, तो हर किसी की आवाज़ अलग अलग किस्म की होती है। जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ से पहचान लेते हैं कि किससे बात हो रही है। हाँ, जाओ। तो जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो आवाज़ से पहचान लेते बिना देखे हुए कि कौन बोल रहा है, क्योंकि हर किसी की आवाज़ एकदम अलग किस्म की होती है। तो उसमें उसमें कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उस आवाज़ पैदा होने से हम आवाज़ सुनते कैसे हैं और बोलते कैसे, आवाज़ चलती कैसे। हम बोलते हैं तो क्या होता है, हवा में क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना जब हम कुछ बोलते हैं तो हम यहाँ की हवा को दबाते हैं, मुंह से कुछ बोलते हैं तो हम यहाँ की हवा को दबाते हैं। हाँ, फिर वो जो हवा यहाँ की आगे बढ़ी तो ऐसे दब गई, थोड़ी ऐसे दब गई ना, तो वो दबी हुई हवा अपने आगे वाली की हवा को दबाता है, तो फिर वो उसका दबाता है, फिर वो उसका दबाता है, ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही करते करते हमारे कान के पास की हवा जब दबती है और दबेगी तो फिर हटेगी, वो कम भी होगी, दबेगी भी, और दबने के बाद वापस अपनी जगह पर भी आएगी। तो वो जो ज़्यादा दबना, फिर कम दबना, फिर ज़्यादा दबना, फिर कम दबना, ऐसा चलता रहता है। और वो ऐसा जब हमारे कान के पास में होता है तो कान के अंदर में जो अपने यहाँ पे अंदर में एक झिल्ली टाइप है, एयर ड्रम, वो करता है टुक 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 टुक, और वो करता है तब हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो कितनी बार, एक सेकेंड में कितनी बार ये हवा दबेगी और वापस आएगी, फिर दबेगी फिर वापस आएगी, फिर दबेगी फिर वापस, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, उसको कहते हैं आवृत्ति। और जब हम लोग बोलते हैं तो किसी एक आवृत्ति की आवाज़ नहीं होती है, बहुत सारी आवृत्तियां मिली हुई होती हैं, लेकिन किसी किसी की एक खास आवृत्ति जो है, खास फ्रीक्वेंसी, वो ज़्यादा होती है, बाकी की फ्रीक्वेंसियाँ कम होती हैं।
मच्छर के बगल में अगर फीमेल मच्छर है और उसके पंख चल रहे हैं और उससे आवाज इस मच्छर को मिल रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी को पहचान करके अपनी आवाज को भी उसी की फ्रीक्वेंसी के जैसा बनाने की कोशिश करता है। और वो जब फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच होने लगती है तब वो दोनों मिलते हैं और तब फिर मच्छरों का आगे के मच्छरों के जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होते हैं। और जो ये फीमेल मच्छर होती है उनको अंडे बनाने के लिए अंडे बनते हैं, उनके पेट में अंडे बनते हैं, और फिर ये जो मेल मच्छर है वो जब उसके साथ में मिलता है तो उस अंडों में से जीवन निकलता है ना। फिर वो अंडे जो है बाहर आते हैं फिर। तो ये जो अंडे बनने की प्रक्रिया है शरीर के अंदर, मच्छरों के शरीर के अंदर जो अंडे बनने की प्रक्रिया फीमेल मच्छरों के अंदर में, वो प्रक्रिया करने के लिए उनको मनुष्य के या जानवर के खून की जरूरत होती है। तो वो क्यों काटती है हमें? क्योंकि उनको अंडे बनाने के लिए हमारे खून की जरूरत है। भैंस को काटेगी, गाय को काटेगी, कुत्ते को काटेगी, तमाम प्रकार के जानवरों को काटती है, मनुष्यों को भी काटती है। वो इसलिए काटती है कि उसको अंडे बनाने के लिए खून चाहिए होता है, जो भी केमिस्ट्री है वहां पे। और जो मेल मच्छर है, जो पुरुष वाला मच्छर है, वो हमें क्यों नहीं काटता है? क्योंकि उसको अंडे बनाने ही नहीं होते, इसलिए वो नहीं काटता है। हाँ, और जब ये काटते हैं तो पहले आप देखोगे कि ये कैसे कैसे करके काटेंगे। पहले देखते हैं कि वो, हाँ जी, हाँ, राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि मच्छर की आंखें बहुत तेज होती हैं, और जितनी रोशनी कम होती है उतनी आंखें उनकी ज़्यादा अच्छा काम करती है। हमारी आंखें भी बहुत ज़्यादा रोशनी में काम नहीं कर सकती ना, बहुत ज़्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंखें चुंधियाने लगती हैं, हम भी काम नहीं कर सकते। ऐसी वाली रोशनी में बहुत अच्छा सा काम करते हैं। मच्छर जो है, इससे भी जितना कम उनको रोशनी मिलती है, शाम का समय हो गया, अभी बत्तियाँ भी नहीं जली हैं, अंधेरा भी हो रहा है, वो सब समय उनके लिए अच्छा है। हालांकि वो मच्छरों का भी विकास हो रहा है, तो वो अब जो मच्छर हैं वो अच्छी खासी रोशनी में भी बढ़िया काम करते हैं। उनकी जो आंखें होती है ना मच्छर की, उसके अंदर में सैकड़ों लेंस होते हैं। हमारी आंख के अंदर में कितने लेंस होते हैं? सिर्फ एक आंख में एक लेंस, दूसरी आंख में दूसरी लेंस। मच्छर की आंखों में सैकड़ों लेंस होते हैं, इसलिए बहुत दूर के ऐसे फैली हुई, इधर की भी देख लेंगे, इधर की भी देख लेंगे, उधर की भी देख लेंगे, और बड़ी तेज आंखें होती हैं उनकी। लेकिन इनका आंखें जो हैं उनकी, वो इसको बहुत अच्छी तरह से पता कर सकती हैं कि कुछ हिला, जरा सा भी हिला तो उनको तुरंत पता चलता है, अच्छा यहाँ कोई है, हिल रहा है, सांस ले रहा है और कुछ कर रहा है, हिल रहा है, तो उसको देख सकते हैं। लेकिन उनको ये हमारी आंखों की तरह जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शक्ल की चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब कि मिक्स नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ में, ये नहीं, धुंधला नहीं हो रहा है, शार्प हम हर चीज़ अलग अलग देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारा रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। मच्छरों का रिजोल्यूशन बहुत ख़राब होता है, तो वो ये पहचानेंगे नहीं कि अच्छा यहाँ तक ये है, वहाँ तक वो है, हर चीज़ उनको ब्लर। लेकिन मोशन बहुत ज़बरदस्त वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम नहीं डिटेक्ट कर सकते। हमें लगा कि रुका हुआ है, लेकिन ज़रा सा भी वो हिल रहा होगा तो मच्छरों को पता चल जाएगा कि वो हिल रहा है। लेकिन सबसे पहले और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में से कुछ आपने देखा ना, वो जो एक्सपेरिमेंट था, ऐसा करके तो बॉडी में से जो स्मेल आती है हर बॉडी में से आती है। अब हमें ऐसे सूंघने से नहीं पता चलता, लेकिन आती है, मच्छरों को पता चलता है। मच्छर वो स्मेल पहचानते हैं, और वो पहचान करके और वहाँ तक पहुँचते हैं, उस मनुष्य तक पहुँचते हैं।
हीट को पहचानते हैं। हीट, अगर कुछ गर्म है, हल्का सा गर्म है, तो उनको पता है कि अच्छा यहाँ कुछ है। जाड़े के दिन हैं और बिस्तर बिस्तर कुर्सी वुर्सी ये सब रखा हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर पर है ना कि नहीं? जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में आप पढ़ते होंगे अखबार में, कानपुर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 6 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो दिन का टेम्परेचर 12 ही डिग्री रहा। आज बहुत ठंड थी, 12 डिग्री दिन का टेम्परेचर रहा। तो हमारे कमरे में जितनी चीज़ बीज रखी होंगी ना, वो उसी 12 डिग्री पर ही होंगी। लेकिन हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? हमारा टेम्परेचर कितना रहता है? थर्मामीटर लगाएंगे तो मेरा टेम्परेचर कितना आएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। और ये जो बताते हैं टीवी में और अखबारों में कि कानपुर का टेम्परेचर 12 डिग्री रहा, वो फ़ारेनहाइट है क्या? वो सेल्सियस है। हाँ, वो 12 डिग्री जो बताते हैं वो सेल्सियस बताते हैं। और 12 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो कितना कितना बना भैया फ़ारेनहाइट में? 12 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, 12 दूना 24, 20 और करीब करीब 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बाहर की जो हमारा कमरा है उसकी सारी चीज़ें 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, और हम 98 पर है। थर्मामीटर लगाते हैं तो 97, 98 ऐसे आता है ना। 100 डिग्री हो जाता है तो हम कहते हैं बुखार है, 102 डिग्री हो जाता है तो तेज बुखार है, और 104 डिग्री होता है तो अरे इसका बर्फ लगाओ, फलाना करो, ढिमाका करो। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर से अलग होता है। गर्मी के दिन में अभी 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। कौन सा? सेल्सियस में। और 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि अगर फ़ारेनहाइट में लेके जाएंगे तो 104 डिग्री बनेगा। हाँ, तो 104 डिग्री पे चीज़ें हैं। हम अभी भी 98 पर हैं। गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, अगर हमें बुखार नहीं आया है, टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम हमेशा 98, 97, 98, 97 इसी पे रहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है मनुष्य का और अगल बगल की चीज़ों का, वो भी मच्छर पहचानते हैं और वो समझ जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर मनुष्य है और यहाँ पर मनुष्य नहीं है। लेकिन सबसे जो मज़े की बात है कि मच्छर हमें 50 मीटर की दूरी से भी जान सकते हैं कि वहां पे आदमी है, वहां पर कोई है, आदमी है, जानवर है, कुछ है वहां पे, कुछ है वहां पे, जीवित प्राणी है वहां पे। 50 मीटर कितना होता है? ये यहां से यहां तक कितने मीटर है बताओ तो? पीछे वाली दीवार से इस वाली दीवार तक ये कितने मीटर है? 5 मीटर के करीब है। हाँ, ठीक ठीक गेस किया आपने, ठीक गेस किया आपने लगभग। बहुत सारे मच्छर जो होते हैं, बहुत सारे मच्छर 50 मीटर की दूरी से भी, अब सोचो ये अगर 5 मीटर बोला ना, ये 5 मीटर है तो 10 गुना 50 मीटर, उतनी दूर से भी वो उनको पता चल जाता है कि वहां पर कोई प्राणी है, कोई जीवित प्राणी है। उस समय उनकी आंखें काम नहीं कर रही होती, आंखों से पता नहीं चलता है उनको, हीट से पता नहीं चलता है उनको, स्मेल से पता नहीं चलता है उनको। उतनी दूर तक स्मेल नहीं जाती है। हाँ, उतनी दूर तक जाती होगी तो बहुत ही कम जाती होगी, उनसे पता नहीं चलता है। कैसे पता करते हैं वो? आवाज से नहीं करते। हम तो चुपचाप सोते हैं तो क्या आवाज होनी है। उनके पास में, उनके मुंह के पास में कुछ ऐसे निकले होते हैं। हाँ, ऐसे तो बड़े बड़े भी निकले होते हैं, एंटेना कहते हैं उसको। वहाँ पे अंदर में इस तरह के केमिकल्स है, इस तरह के केमिकल्स है, इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर उस पर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगा तो फिर कुछ वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारी आँख के ऊपर था ना, रेटिना के ऊपर रोशनी पड़ी तो कुछ वोल्टेज जनरेट हुआ। तो यहाँ पे मच्छरों के पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके आगे वाले हिस्से के अंदर ही हैं वो,
कि वहां अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पहुंच गया, आपको मॉलिक्यूल पता है? पता है? अणु, अणु पता है आपको? और कार्बन डाइऑक्साइड भी पता है? क्या फॉर्मूला लिखते हैं? CO2 लिखते हैं। हाँ, आपको पता है। एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिला तो वो वोल्टेज जनरेट करता है। अब हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड है और मच्छर तो हवा में ही रहता है, मच्छर भी सांस लेता है, तो जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी जाता है मच्छर के पास में, उससे भी वोल्टेज जनरेट होता है। तो उसको पता है कि हाँ इतना वोल्टेज आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं कोई नहीं है आसपास में। लेकिन अगर उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड में जरा सा भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हवा में जितना है हमेशा मिल रहा है, उससे जरा सा भी अधिक मिला तो बस उसका वो चालू हो जाता है, उस वोल्टेज बनेगा, फिर उसको उसके ब्रेन को सिग्नल जाएगा और वो ब्रेन के सिग्नल से उसको पता चलेगा अच्छा इधर इधर से ज़्यादा आ रही है। तो हम लोग जब बैठते हैं या कहीं होते हैं या सोते हैं या खड़े होते हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम लोग तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और हवा में होता क्या क्या है? तो जब हम सांस खींचते हैं तो हवा में जो नाइट्रोजन है, जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, अन्य छोटी मोटी थोड़ी थोड़ी गैसेस हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो हम खींचते हैं, सब जाएंगे ना, सब जाएंगे। हमारे नाक के अंदर में वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो पहचान करके नाइट्रोजन को कहे आप बाहर रहिए और ऑक्सीजन को कहे कि आपके लिए गेट खुला है, आप शरीर के भीतर जाइए। तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें सभी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। हवा में है ना कार्बन डाइऑक्साइड, कितने प्रतिशत? 0.04, हाँ 0.4, ओके। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, और हम जब सांस वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उतनी सारी जो नाइट्रोजन लिए थे उसका क्या करते हैं? वो वापस आ जाते हैं ना, वो वापस आ जाए। ऑक्सीजन जो जाती है कितने प्रतिशत होती है ऑक्सीजन? 21%। 21% ऑक्सीजन जो गई थी साथ में, उसमें से 4% के करीब बॉडी इस्तेमाल करती है। ठीक है, उतना ही चाहिए बॉडी को अपने फंक्शंस के लिए, शरीर को अपनी सारी प्रक्रियाएं करने के लिए उतना ही ऑक्सीजन चाहिए। हवा में ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम 21% लेके जाते हैं, 4% इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ, लंग्स में एंटर होती है, तो वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस हो करके जो ऑक्सीजन है उसका कंपाउंड बनता है। रिएक्शंस कुछ पता है? केमिस्ट्री में रिएक्शंस कुछ किए पढ़े? 2 चीज़ें होती हैं, इसमें ये मिलाया तो कुछ और मिल गया, हाँ जिंक क्लोराइड है और HNO3 है, मिला दिया तो जिंक का नाइट्रेट बन गया और हाइड्रोजन अलग निकल गई। वो सब रिएक्शंस कहलाते हैं केमिस्ट्री में। कुछ चीज़ें थी, उनको जब आपस में मिलाया, ज़रूरत हुई तो हीट किया, तो कुछ नई चीज़ें मिल गई, बन गई। ऑक्सीजन जो अपना जाता है वो भी हमारे शरीर के अंदर में कुछ जो चीज़ें होती हैं ब्लड में खास करके, उनके साथ रिएक्शन करके और वो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल किया, वो जुड़ गया अंदर, वो अंदर ही है। और जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बन गया, और जो उस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनी। तो जो हमने 0.04% लिया था वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो बनती है ना शरीर के अंदर में ऑक्सीजन से, जो बनती है ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के कारण से, वो होती है 4%।
ठीक है, 4% ऑक्सीजन लेते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सांस हम छोड़ते हैं तो वो 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर छोड़ते हैं, लेकिन 78% नाइट्रोजन भी बाहर छोड़ते हैं हम। जो लेके गए थे वो वापस करते हैं, नहीं तो हमारा पेट फूलता जाएगा। नाइट्रोजन अगर हम लेते जाएं और वापस ना निकालें, इतना सारा नाइट्रोजन हर सांस के अंदर में हमारे शरीर में जाता जाएगा, तो हमें ना गुब्बारे बन जाएंगे फूल करके और फिर फट जाएंगे। तो वो 78% नाइट्रोजन को भी वापस जाना है, लेकिन हमने लिया था 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और अब हम दे रहे हैं वापस 4%। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं मतलब हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वो वापस देते हैं। साथ में वो नाइट्रोजन और ये सब वेपर वो सब अलग है, वो सब आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो मच्छरों को भी इसी प्रकार से उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उनके वो जो सेंसर्स कहो उसको, है ना, तो उस पर पढ़ करके और वो वोल्टेज बना करके करते हैं। उनको पता है इतना कार्बन डाइऑक्साइड है तो कोई मतलब नहीं है, वो तो हवा वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन मैं अगर यहाँ सांस ले, एक आदमी अगर यहाँ बैठा है और वो सांस ले रहा है, तो हर एक सांस छोड़ने के समय जब सांस छोड़ा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ बना, आगे निकला, और जो निकलेगा हम इधर मुंह किए हुए हैं तो इधर को चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इधर मुंह किए हुए हैं तो इधर को चलेगा। ठीक है ना, हमने पानी भर के कुल्ला करना है हमें, हम इधर खड़े हैं कुल्ला करेंगे तो इधर को जाएगा, हम इधर खड़े होकर कुल्ला करेंगे तो इधर को जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं, कुल्ला दिखाई दे रहा है, तो उसको पता चल सकता है ना कि मैं ये कुल्ला किधर से आ रहा है, ये आदमी उधर ही होगा। तो ये जो है इतना जरा सा कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर, यानी 0.01%, 100 की जगह अगर 100.01 इतना कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, और किधर से आया, इधर से आया, किधर से आया, इधर से आया, इधर से आया। वो उधर चलना शुरू कर देते हैं। उस समय उनको स्मेल नहीं आ रही है, बॉडी की स्मेल नहीं आ रही है, उस समय उनको हीट का पता नहीं हो रहा है, वो सेंसर्स इतने मजबूत नहीं है जितने कार्बन डाइऑक्साइड वाले सेंसर्स हैं। तो कहते हैं कि अधिकांश जो मच्छर होते हैं करीब 10 मीटर 15 मीटर की दूरी से पहचानते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड का पता चल जाता है। आप सोचो कितना कम हम यहाँ छोड़ेंगे और 10-15 मीटर दूर जाते जाते वो कोई गोली थोड़ी है बंदूक की, हाँ, बंदूक की गोली थोड़ी है कि एकदम सीधी सीधी चली जाएगी। वो तो हवा है ना, गैस है ना, फैलेगी। यहाँ से तो इधर मैंने छोड़ी, लेकिन फिर ऐसे फैलेगी तो घटती जाएगी। लेकिन 10-15 मीटर और कुछ मच्छरों की प्रजाति 50 मीटर तक, उतनी दूर तक भी उनको पता चल जाता है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। 100 में 0.01 इतना भी अगर अधिक हो जाता है तो उनको पता चल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से उनको पता चलता है कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब बायोलॉजी वाले जो प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने इसके प्रयोग किए कि कहाँ से पता चलता है, कहाँ से उसके मुंह के पास क्या है। तो उन्होंने पता किया कि हाँ, वो खास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और ये सिग्नल बनाते हैं। तो प्रयोग के लिए उन्होंने मच्छरों को पकड़ करके उनको बेहोश किया, और उसके बाद वो वाले जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे उनको निकाल दिया। फिर उनको कार्बन डाइऑक्साइड के जार में भी डाल दो तो भी कुछ नहीं होता। और सामान्य मच्छरों को अगर डाल दो कार्बन डाइऑक्साइड के जार में तो इतने एक्टिव हो जाते हैं, उछल कूद मचाए रहते हैं, कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ है वो आदमी है, खूब सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है उनकी। लेकिन वो वाला उसके मुंह के पास वो जो सेंसर्स हैं, वो जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और सिग्नल बनाएंगे, उनको अगर निकाल दिया उन्होंने तो आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड के जार में भी डाल दोगे तो कुछ नहीं करते। तो ये सब करके लोगों को पता होता है, ऐसे ऐसे करके पता करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके,
जब थोड़ा नजदीक आते हैं, जब थोड़ा नजदीक आते हैं, आ जाते हैं, तब फिर उनको अब उसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो अब ज़्यादा हो रही है, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। अब उनको बॉडी का जो पसीना है, ये है, उसमें से जो स्मेल आ रही है, उससे वो उनको पता हो रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ। वो आँखों का भी उस समय इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करके वहाँ तक पहुँचते हैं। और कौन पहुँचता है? मेल की फीमेल? फीमेल। मेल को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, मेल को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो आएंगे, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको अंडे बनाने हैं ना अपने शरीर के अंदर में। फीमेल हैं, उनको अंडे बनाने हैं अपने शरीर के अंदर में। वो अंडे बनाने के लिए उनको ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, और खून केवल जीवित प्राणियों में मिलता है, तो इसलिए वो करते हैं, अपना काम करते हैं, है ना। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये मच्छर ने पता कर लिया कि यहाँ पर है, यहाँ पे काटना है, यहाँ पे काटना है। अब वो कैसे काटते हैं वो आप इस वीडियो में देखो। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है। आपकी साउंड नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये देखो, आपको दिख रहा है कैसे वो अंदर में घुसा रहा है अपना। ये मेल और फीमेल। ये लार्वा है, ये अंडे से जब निकलते हैं तो ऐसे होते हैं। अब देखना, अब देखना ध्यान से, देखो कैसे खड़े हैं, और कैसे वो एक खास जगह पे उसको छेद कर रहे हैं। अब जिससे छेद कर रहे हैं ना, उसके अंदर का आपको दिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप में, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। ये होता है, जरा पॉज कर लो, और थोड़ा सा पीछे, तो जरा सा पीछे, हाँ यहीं पे पॉज कर लीजिए। हाँ, अब ये जो उस समय एक डंडी दिख रही थी जिससे कि लग रहा था कि वो छेद कर रहे हैं, वो एक डंडी नहीं है, उसके अंदर में इतने सारे वो उनके यंत्र हैं, इतने सारे उनके यंत्र हैं। उसी के अंदर से उनको छेद करना है उनके सहारे से, और खून को वापस निकालना है। उसकी अलग ट्यूब है, ये सब अलग अलग ट्यूब्स दिख रही हैं। अच्छा चलो चलो, याद, रहने दो रहने दो रहने दो। अच्छा फिर से शुरू हो गया, रुको रुको, चलो। तो वो जो आपको पहले आपको एक मोटी सी, एक पतली सी ऐसे दिख रही थी, रॉड टाइप की, और जो स्किन के अंदर ऐसे घुस रही थी वो, है ना। और वो जो एक पतली सी रॉड टाइप की अंदर घुस रही थी, उसका यहाँ पे डिटेल वर्णन है। अब कि वो एक नहीं है, उसमें कई हैं, सबके अलग अलग काम है। मुख्य काम है, एक है जिससे कि उसको अंदर घुसाना है, छेद करना है। जैसे मशीन चलाते हैं ना, ड्रिल, यहाँ देखा होगा अगर आपने, वो ऐसा ड्रिल करते हुए अंदर घुसती है, बढ़ाई करते हैं ना, जो लकड़ी वगैरह में छेद करते हैं, तो बल्ब उधर चलाते हैं, स्विच दबाते हैं, और इधर पकड़े रहते हैं, करते हुए जाता है। वैसा ही आपको दिख रहा होगा ये वीडियो के अंदर में। और ये जो कई सारे आपने देखे, उसमें 6-7 दिखाई पड़ रहे थे, उसी में से एक है जिससे उनको ब्लड वापस लेना है। स्ट्रॉ से जैसे हम लोग पीते हैं जूस, एक बार वो ब्लड तक पहुंच गया, उन्होंने छेद करके उसको वहां तक पहुंचा लिया, तो उसके बाद इसमें से एक अलग ट्यूब है जिससे कि वो उसको पिएंगे, उसको खींचेंगे, सक करेंगे, और सक करके अपने शरीर के अंदर में लेकर के जाएंगे वो। और उसके भी अंदर में वो जो जिससे छेद हो रहा है, उसके भी अंदर में क्या था वो भी आपको वीडियो में दिखाया गया। हाँ चलो, ये देखो, ये क्या कर रहा है, देखो देखो। हाँ, और ये है उसका जो मशीन, जो उसका निडल है जिससे छेद कर रहा है, उसके अंदर में क्या है वो ये दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं। और ये देखो, हाँ पॉज करना, देखो उनके यंत्र कैसे कैसे हैं।
उनके यंत्र कैसे कैसे हैं, बिल्कुल धार वार सब ऐसे बना बना करके हैं। चलो हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ। क्या मेहनत से अंदर घुसा रहा है। और ये देखो खून आ रहा है। हाँ, खून तक पहुंचा, ये खून तक पहुंचा। अब वहां से पिएगा, पिएगी। ये देखो वहां से वो पी रही है। अंदर जा करके भी ब्लड खोजती है। हर जगह ब्लड नहीं है ना शरीर के अंदर, हर जगह ब्लड नहीं है। ब्लड की जो अपनी ट्यूब्स होती है जिससे बहता है वो, उसको ढूंढती है ऐसे ऐसे करके, और तब वहां से वो अपना पीना शुरू करती है। वो आपके दिखाने के लिए ड्राइंग है हरी हरी। हो गया, पी लिया उसने, हो गया हो गया। मत, हाँ ओके, बस आगे कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये उनकी प्रक्रिया है खून लेने की। अच्छा, मच्छर किसके लिए सबसे ज्यादा बदनाम है? क्या करते हैं मच्छर, क्यों बदनाम है? बीमारी फैलाते हैं ना। सबसे घातक की कौन सी बीमारी फैलाते हैं? डेंगू, मलेरिया। हाँ, ये जो बीमारियां फैलाते हैं, जब मच्छरों का जन्म होता है तो उनमें इन बीमारियों के कोई भी कीटाणु नहीं होते। मच्छरों में इस तरह के डेंगू मलेरिया वाले कीटाणु जन्म से नहीं होते। किसी को डेंगू मलेरिया हुआ है किसी दूसरे कारण से, मनुष्य को, और इस मच्छर ने आकर के उसको काटा है और उसका खून पिया है, तब उसके शरीर में मलेरिया वाले कीटाणु पहुंचते हैं। तो वो मुझे नहीं देते हैं मलेरिया, हम उनको देते हैं मलेरिया। उनको कहां मलेरिया था? वो तो अच्छे खासे थे, उनको खून चाहिए था, क्योंकि वो खून होगा तो वो अंडे बनने की प्रक्रिया शरीर में होगी, इसलिए उनको खून चाहिए था, इसलिए उन्होंने खून पी लिया। उनको क्या पता था कि जिसका खून पी रहे हैं वो मलेरिया वाला है, इसका नहीं पीना चाहिए था मुझे, नहीं तो मुझे मलेरिया हो जाएगा। जब हम खून चढ़ाते हैं कहीं हॉस्पिटल में कुछ होता है तो खून चढ़ाते हैं, तो बड़ा सोच समझ के चढ़ाते हैं ना, अच्छा वाला खून चढ़ाते हैं, साफ सुथरा, जिसमें कोई रोग ना हो। जांचते हैं पहले, अगर कोई रोग होता है तो उसे खून लेते ही नहीं है। किसी को अगर कोई रोग होता है तो उसे खून लेते ही नहीं है। जिसको रोग वो कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया, तभी उसका खून लेते हैं, वही किसी दूसरे को चढ़ाते हैं। अब वो फैसिलिटी इनके पास तो थी नहीं, मच्छरों के पास। तो जब मिल गया वो उसका ले लिया उन्होंने, और हमने उनको पकड़ा दिया वो कीटाणु। अब उनको क्या पता है उनका क्या दोष है इसके अंदर में। और फिर उन्होंने किसी दूसरे आदमी को जा करके अपना खून के लिए उन्होंने वो लिया। अब उनके शरीर में पहले से वो कीटाणु पहुंचा हुआ था। अब उसने दूसरे आदमी को जब जाके उसमें ड्रिल मशीन अपनी चलाई और उसके ब्लड तक पहुंचे, तो उस प्रक्रिया में ये जो कुछ कीटाणु थे वो उस दूसरे आदमी को पहुंच गए, तो मलेरिया उनको हो गया। तो हम कहते देखो देखो मच्छरों ने मलेरिया फैला दिया। ठीक है ना। तो ये सब तरह की कई चीज़ें हैं जो कि बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं मच्छरों के बारे में। अब बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। कहते हैं करीब 3,500 टाइप के मच्छर होते हैं, साइंटिस्ट ने जो अभी तक निकाला हुआ है, ढूंढ ढूंढ के अलग अलग, जिस पर रिसर्च हो रहा है। 3,500 टाइप के मच्छर होते हैं। उनमें से कौन कैसा व्यवहार करता है, किसकी क्या रचना होती है, ऐसा वगैरह वगैरह, उन सब के ऊपर अपने चलते रहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें याद करने की है? मच्छर जो होते हैं वो कि कैसे पहचानते हैं कि यहाँ कोई प्राणी है? CO2 से, सबसे पहले CO2 से, और दूर दूर रहते हुए भी पहचान लेते हैं, उधर चलना शुरू करते हैं। बाद में जब नज़दीक आते हैं तब
हाँ तब फिर, हाँ तो हाँ देखना, आंखें आंखें कैसी होती हैं, बहुत सारे लेंस वाले। हाँ तो इसलिए वो हमसे बहुत कम रोशनी के अंदर में और बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग साफ साफ नहीं दिखाई देती है, ब्लर हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। फिर उनका जो अपने शरीर में जो पसीना वगैरह है उसकी जो गंध है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो पहचानते हैं, ये सब वो करते हैं, ठीक है ना। और जब वो अभी आपने देखा ना वो पिल्लू टाइप का, तो वो अधिक बहुत सारे इंसेक्ट्स में ऐसा ही होता है, अंडे होते हैं, तो जब अंडे फूटते हैं तो उसमें से वो लार्वा बोलते हैं उसको, ऐसे लंबे लंबे ऐसे ऐसे वाले दिखा था ना, याद है, तो वो लार्वा बोलते हैं। तो वो लार्वा किस स्टेज आती है, फिर वो उसमें रहते हैं काफ़ी समय तक। हाँ एक और चीज़ है, ये अंडे जो है ना, जब वो फीमेल मच्छर और उसके पास अंडे हो जाते हैं, ये खून पीती है अंडे बनाने के लिए, लेकिन उन अंडों से नहीं निकलता है मच्छर। वो जब मेल मच्छर आएगा उसके पास में और उसके साथ उसका संबंध बनेगा, तभी वो अंडों में जीवन आएगा, ठीक है। तो वो जो अंडे उसको अब उसको अपने शरीर से बाहर अंडे कहीं रखने हैं, मुर्गी मुर्गी जैसे करती है ना, अंडे बाहर निकालती है, वो बाहर निकालना है उसको, उस समय उसको पानी चाहिए होता है, उस समय उसको पानी चाहिए होता है, वो पानी पर ही अंडे निकालती है, क्योंकि उसको पता है कि पानी में जो तत्व होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो इनके मच्छरों के जन्म के समय के विकास के लिए ज़रूरी होती है। न्यूट्रिएंट्स हैं उस पानी के अंदर में जो कि उनके बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए वो अंडे ज़मीन पर कभी नहीं देंगे, दीवार पर कहीं नहीं कभी नहीं देंगे, वो पानी पर देते हैं। तो उन अंडों से सबसे पहले निकला लार्वा, वो जो लंबा लंबा ऐसा ऐसा वाला देखा था ना, ऐसे ऐसे घूम रहा था, वो पहला स्टेज है। और उसके बाद फिर उसमें से और थोड़ा विकास होता है, ये होता है वो होता है, तो फिर एक बाहर में एक दीवार जैसी, एक कवच जैसा, ऐसा शेल जैसा बन जाता है, और वो अंदर अंदर उसका उसका और डेवलपमेंट होता है, तो उसको कहते हैं पूपा, PUPA। हाँ वो हुआ, और वो होने के बाद वो जब पूपा फटेगा तब उसमें से ये मच्छर बाहर निकलेगा, मच्छर जो मच्छर जैसा दिखेगा वो बाहर निकलेगा। और फिर वो सबसे पहले तो चूंकि पानी वानी में है, तो उसको पहले तो अपना सुखाना है पानी, तो कहीं पर अपना पानी सुखाएगा, उसके बाद फिर उड़ना शुरू करेगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, जबकि उसने अंडा दिया, और एक बार में 150-200 अंडे देती है मच्छर जो होती है, वो एक बार में 150-200 अंडे देती है। तो वहां से लेकर के और फिर उसमें से मच्छर का बन के बाहर निकलना, पूपा में से भी बन के बाहर निकलना, इसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय लगता है, 10 दिन 15 दिन भी लगते हैं, अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग है, लेकिन मिनिमम 1 वीक तो लगता ही लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा मलेरिया और डेंगू जिस समय फैलता है, उस समय हम लोग को क्या कहा जाता है, घर में ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। हाँ, हमने कहीं किसी गमले में किसी उसमें कुछ पड़ा है छत के ऊपर, उसमें पानी आ गया, बरसात से आ गया, कुछ आ गया, पड़ा है, तो फिर उसमें बनेंगे बनेंगे। लेकिन अगर 2 दिन 4 दिन के अंदर में वो फेंक गया पानी, दूसरा पानी उसके अंदर में ये हो गया वो हो गया, तो वो जितने उनके अंडे वंडे थे वो अब उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई, अब वो नहीं बन सकते, मच्छर नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं कि वो टायर्स वगैरह में बहुत बार कहते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और इकट्ठा हो तो उसको ठहरा हुआ बहुत दिन तक नहीं रहना चाहिए, वो हिलता डुलता रहे, उसमें और पानी डल गया, वो पानी कहीं फिक गया, बदल गया, तब ठीक है, तब उसकी सारी प्रक्रियाएं जो है गड़बड़ा जाती हैं, तो मच्छर नहीं बनते हैं। तो ऐसा करीबन महीने एक हफ्ता 10 दिन लगता है, चूँकि उनको पानी चाहिए वहाँ पे बिना डिस्टरबेंस वाला। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई डेंगू फैला हुआ है, इसमें मच्छर नहीं होने चाहिए, मच्छर होंगे तो एक बहुत लोगों को है, और जितने लोगों को है उससे ज़्यादा लोगों को ये एक ही मच्छर तो कई बार काटेगा ना लोगों को,
एक मच्छर जो होता है उसकी आयु करीब करीब 2 महीने की होती है, 1.5-2 महीने की होती है। तो 1.5-2 महीने तक तो उसको चाहिए होता है ना, जो फीमेल मच्छर हैं वो जितने दिन उनको जीवित रहना है उतने दिन तो उनको खून चाहिए होता है। तो उतने दिन के अंदर में वो बहुतों को फैला सकते हैं। तो अगर एकदम किसी को नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काटने दो, आने दो मच्छर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो फैल गया है पता है कि हाँ भाई डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, तो लोग कहते हैं साफ रखो, सफाई रखो, पानी इकट्ठा मत होने दो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने देखा कि जब वो उसको खोज खाज करके और वो ब्लड तक पहुंच गया, उसके बाद वो ब्लड वहां से ऊपर ऐसा निकला। हाँ, एक चीज़ और बता दें, बहुत मज़े की चीज़ है। ये जब शुरू करता है, वो छेदना जब शुरू करती है चमड़ी के अंदर, स्किन के अंदर जब छेदना शुरू करती है, तो सबसे पहले अपना थोड़ा थूक अंदर डालती है, जिसको सालीवा कहते हैं, है ना। सलीवा हमारे मुंह में जो पानी बनता रहता है हमेशा, हम उसको अनजाने में अपना पीते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हाँ वो बनता ही रहता है। और कभी कभी लोगों की आदत होती है उसको बाहर थूकते भी रहते हैं कहीं। तो वो जो उसका अपना सलीवा है, वो उसमें काटने से अंदर घुसाने के पहले वो थोड़ा वहाँ पे पहले वो इंजेक्ट करती है, थोड़ा सा अंदर घुसा करके, और वो अपना थूक उसके अंदर डालती है। ये जो थूक है ना उसका, हाँ, खून को जमने नहीं देता है। ओके, हाँ, वो कई काम करता है। हाँ, एनेस्थेसिया है उसमें, एनेस्थेसिया है, पेन किलर है उसमें। तो वो चूंकि अंदर पहले डाल दिया है, तो जिस समय वो ड्रिल होकर के और आपके छेद होकर के अंदर जा रहा है, आपको दर्द का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसमें पेन किलर पहले ही से उसने खिला दिया है। और वो एनेस्थेसिया डाल करके उसको शून्य कर दिया है उसने, और उसके बाद उसने छेद करना शुरू किया है। और वो उसका असर जो है एनेस्थेसिया का उतने ही देर का रहना है, 1 सेकंड 2 सेकंड का होना है। जब तक आपको पता चला कि मुझे काट रहा है, तब तक तो उसने काट लिया, और काट करके वो चल दिया। तो कई बार काट लेता है तब पता चलता है वो, हालांकि तब भी अक्सर हम लोग उसको पट्ट से मार ही देते हैं। वो भागने से पहले उसने काटने के लिए तो एनेस्थेसिया दे दिया है, लेकिन वो एनेस्थेसिया इतनी देर तक नहीं रुकता है कि वो उतनी देर में भाग भी जाए वहाँ से। तो इसलिए हम लोग कई बार उसको उसको पीट पाट करके ख़त्म कर देते हैं। ओके, तो जब ब्लड तक उसका पहुँच गया, उसकी जो नलियाँ हैं वो ब्लड तक पहुँच गई, उसके बाद वो क्या करता है, उसको खींचता है। जैसे स्ट्रॉ से हम लोग पीते हैं, शरबत पीते हैं तो हम लोग स्ट्रॉ से खींचते हैं ना, वो खींचता है। तो पहला है कि उसको अंदर घुसाना है, वहाँ तक जाना है, पहुँचना है। और जब वो पहुँच गया, हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, एक शरबत मिला मुझे और एक स्ट्रॉ है मेरे पास में, पीना है, तो पहले तो स्ट्रॉ को अंदर घुसाएंगे और उसके बाद फिर मुंह लगा करके उसको पिएंगे। तो क्या होता है पीने में, हम लोग कैसे पीते हैं, जब हम स्ट्रॉ से कोई चीज पीते हैं तो हम क्या करते हैं और वो कैसे ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ पे अपना मुंह है, यहाँ पे अपना मुंह है, और ये हमारी ट्यूब है, और ये हमारा शरबत है। तो हम क्या करते हैं कि ये यहाँ से ऐसे चढ़ जाता है ऊपर, कैसे निकालते हैं, मुंह से खींचने से। हाँ ओके, हाँ, तो मुंह से जब हम खींचते हैं तो ये जो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक है क्या, यहाँ तक शरबत है क्या, ऐसा फोटो बनाऊं क्या, या ऐसा वाला फोटो बनाऊं। जब आप स्ट्रॉ को डालोगे पानी में, तो जितनी स्ट्रॉ पानी में डूबी हुई है वहां तक पानी भरा होगा, है ना, वहां तक पानी भरा होगा। यहाँ खाली जगह नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है खाली जगह, क्यों बनाता है अपना लेवल, नेचर। हाँ देखो, यहाँ पे हवा है ना, यहाँ हवा है ना, यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, सब जगह हवा है। तो हवा क्या करती है, दबाती है,
हवा, ये जो हवा है यहाँ पे इस टेबल को क्या कर रही है, और इस दीवार को क्या कर रही है, छत को क्या कर रही है, हाँ सब तरफ ऊपर, इसको ऊपर दबा रही है, इसको साइड में दबा रही है। तो हवा जो है दबाती है, तो ये हवा इसको दबाती है और हम कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कुछ उसका वैल्यू होता है, जो ये हवा है हमारी यहाँ पे, उसका कुछ वैल्यू है और कुछ है उसका 10 पे पावर 5 न्यूटन। न्यूटन कल बताया था ना, प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया लोगे, 1 मीटर है ये, हाँ ये करीब करीब 1 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लोगे तो हवा उसको कितने बल से दबा रही है, कितने न्यूटन बल से दबा रही। बल किस में नापते हैं हम लोग, न्यूटन में। और 100 ग्राम भारी कोई चीज रख दें तो वो कितने बल से दबाता है, 1 न्यूटन से। 1 किलोग्राम की चीज रख दें तो वो कितनी जोर से दबाता है, 10 न्यूटन से। यहां आप देखो ये 1 लाख न्यूटन है। ये हवा, इसको इतना ही बड़ा, आप इसको इधर भी थोड़ा सा समझ लो ऐसे, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर गुना 1 मीटर, इतने को जो दबा रही है हवा, 1 लाख न्यूटन से दबा रही है। 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 में कितने जीरो लिखते हैं हम एक के आगे, कितने जीरो लिखें, 5 जीरो लिखेंगे तो वो 1 लाख बनेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। 5 जीरो लिख दोगे तो 1 लाख बन जाएगा, ठीक है ना। तो इतने न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर पे, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा हर चीज पर इतने बल से उसको धक्का देती रहती है। छोटा सा एरिया होगा, इतने में सोचोगे तो उसी को पर मीटर स्क्वायर की जगह इतना एरिया लेके करोगे तो कम आएगा, बड़ा लोगे तो ज़्यादा आएगा, ऐसे। तो ये जो हवा है ये यहाँ पे दबा रही है। अब यहाँ देखना, यहाँ देखना, इस जगह पे इस हवा के साथ साथ इतना पानी जो है वो भी दबा रहा है अलग से। इतना पानी जो इसके ऊपर है वो भी उसको दबा रहा है अलग से। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी तुलना में थोड़ा ही सा ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है। ये अगर खाली है तो यहाँ हवा ही हवा है केवल। तो ये यहाँ पर भी आप क्या देखोगे कि प्रेशर कितना है, यहाँ इसके ठीक यहाँ पे नली के अंदर में हवा है ना सब जगह। अभी मान के चलो कि ना हवा है, पानी नहीं घुसा है, ओके। तो ये जो हवा है, हवा का जितना प्रेशर है उतना ही है, और बगल में हवा का जितना प्रेशर है उसमें ज्यादा है, उससे ज्यादा है, और क्योंकि इतने पानी का भी जो भार है वो भी वहीं पे पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर है ज्यादा, यहाँ प्रेशर है कम, तो इधर का पानी इसको ज्यादा जोर से धक्का देगा, इधर वाला कम जोर से, ये ऐसे जाएगा। और फिर यहाँ पर इसी तरह से इधर का जो पानी है वो ज़्यादा धक्का दे रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पानी है तो प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ कम है तो वो पानी ऐसे अंदर घुसेगा, ठीक है। तो शुरुआत में मान लो हमने जिस समय ट्यूब डाला उस समय तो हवा ही थी ट्यूब के अंदर में, हमारी स्ट्रॉ के अंदर में केवल हवा थी और कुछ नहीं था। हमने उसको जैसे ही डाला ट्यूब के अंदर तो वो हवा वाला ही प्रेशर है केवल, और ट्यूब के बाहर नीचे वाला जो खुला मुंह है उसके बाहर जो पानी है सारा, उसका जो प्रेशर है, वहाँ जो पानी जो दबा रहा है वो उस हवा वाले से ज़्यादा से दबा रहा है, तो उतना पानी भी है साथ में। तो इसलिए यहाँ का प्रेशर है अधिक और अंदर में प्रेशर है कम, तो वो जो लिक्विड वहाँ पे है वो पट्टे से अंदर की तरफ चलता है, ऐसे करके वो वहाँ तक आएगा, वहाँ तक। लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ तक हो गया पानी तो जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ है। बोलो हाँ कि नहीं। हवा का प्रेशर तो यहाँ तक है, ठीक है, उसके बाद इतना पानी का और, यहाँ भी हवा का यहाँ तक है, इतना पानी का और, तो सब जगह ये सब जगह पे प्रेशर बराबर हो गया तो कोई किसी को ठेलेगा नहीं, तो वो यहीं तक आके रुकेगा। इसीलिए कहते हैं कि पानी अपना लेवल खुद खोजता है और एक ही लेवल तक रहता है।
ये कारण है उसका। लेकिन हमें कहाँ चाहिए ये पानी? अपने मुंह पे चाहिए ना, हाँ, पीना है ना हमें। तो इसलिए इस पानी को और ऊपर चढ़ाना है। और ऊपर चढ़ाने के लिए या तो इसका प्रेशर बढ़ाओ, इसका और प्रेशर बढ़ाओ किसी तरीके से, ताकि यहाँ का प्रेशर और बढ़ जाए तो ठेलेगा। और नहीं तो यहाँ का प्रेशर कम करो, इस हवा का प्रेशर कम करो, तब फिर से इधर से ज्यादा हो जाएगा, इधर से कम हो जाएगा। तो अभी जो यहाँ की हवा है, ये वाली हवा, इसका प्रेशर इतना ही है। जब हम मुंह लगा करके इसमें से हवा खींचते हैं, हम ऐसा सब करके और इसकी हवा खींचते हैं, तो यहाँ की हवा हो जाती है कम। इतनी ही दूर में है, लेकिन हवा हमने थोड़ी सी पी ली है, तो ये हवा कम हुई ना, आयतन उतना ही है। इतनी ही दूर के अंदर की हवा की बात कर रहे, पहले भी उतनी ही दूर की हवा की बात कर रहे थे, अभी भी उतनी कर रहे, आयतन वही है, वॉल्यूम वही है। लेकिन हमने तो पिया है ना हवा को पिया ना हमने, तो उतनी हवा तो हम खींच ले गए। तो ये इतनी ही दूर के अंदर में अगर मतलब 100 मॉलिक्यूल हैं और हमने 20 मॉलिक्यूल पी लिए, तो 80 मॉलिक्यूल बचेंगे, तो कम प्रेशर डालेंगे ना। तो ऐसे करके हम यहाँ का प्रेशर करते हैं कम, और यहाँ का कम है और यहाँ पर तो ज़्यादा है, तो फिर ये ज़्यादा प्रेशर से ऊपर ठेलते हुए उसको यहाँ तक लेके जाता है और हमारे मुंह तक पहुँचता है, और तब हम उसको पीना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, हम जो सांस लेते हैं ना, हम जो सांस लेते हैं, अंदर जाती है ना सांस, यानी हवा जो है वो अंदर में कम प्रेशर होगा, बाहर में ज़्यादा प्रेशर होगा, तभी बाहर से अंदर जा रही है। अगर दो चीज़ें कनेक्टेड हैं और एक यहाँ हवा है और जुड़ा हुआ है सब कुछ, एक यहाँ हवा है, अगर यहाँ की हवा में ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ की हवा में कम प्रेशर है, तो फिर इधर से इधर जाता है, जैसे इसमें जा रहा है, राइट। तो अगर मेरी हवा, नाक के बाहर वाली हवा नाक के अंदर घुस रही है, तो अंदर लो प्रेशर होगा, तभी घुसेगी। तो हमें सांस लेने के लिए, हवा को अंदर लेने के लिए, अंदर में ये हमारी सांस की नली जहाँ जा कर के मिल रही है, अंदर में हमें लो प्रेशर बनाना पड़ेगा। ठीक, और लो प्रेशर हम कैसे बनाते हैं? अब तो हम अपने ये पूरे जो हमारा ये है लंग्स, जहाँ पर कि वो नली जा कर के मिल रही है, उसको हम फैलाते हैं, हाँ, उसको हम फुलाते हैं। जब खींचोगे सांस तो ये सब फूलेगा, हाँ? तो हम फुला के इसका आयतन बढ़ाते हैं। उतनी ही हवा, आयतन बढ़ गया, प्रेशर फिर कम। उतनी ही जगह में अगर और हवा घुसा दें तो प्रेशर बढ़ेगा, उतनी ही जगह में से हवा निकाल लें तो प्रेशर घटेगा। दूसरी तरफ है कि हम निकालें नहीं हवा और हम घुसाएं नहीं हवा, हम क्या करें, हम इसका आयतन ही बढ़ा दें, तो उतनी ही हवा को अब इतनी दूर में फैला दिया हमने, तो प्रेशर घटेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेस्ट, अपना जो लंग्स है, उसको ऐसे फुलाते हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। यहाँ जो पहले से हवा है उसका प्रेशर कम हो जाता है, और बाहर जो हवा है ये तो वैसी है, वायुमंडलीय दाब पे है, तब वो हवा हमारे नाक से घुस करके अंदर पहुंचती है, साथ में ऑक्सीजन पहुंचता है। उस ऑक्सीजन से फिर बहुत जगह जो सभी सेलों को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो मिलता है ना। और जब हम सांस वापस छोड़ते हैं तो इसका उल्टा करते हैं, हम अपने लंग्स को वापस सिकोड़ते हैं, आयतन कम करते हैं। उतनी ही हवा का जब आयतन कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हम इतना प्रेशर बढ़ा लेते हैं कि बाहर वाली हवा से भी ज़्यादा हो जाता है वो प्रेशर। तो यहाँ वाली का प्रेशर ज़्यादा और यहाँ वाली का, बाहर वाली का कम, तो फिर ज़्यादा प्रेशर से और कम प्रेशर की तरफ हवा का जाना होता है, तो हमने सांस छोड़ दी। तो ये जो सांस छोड़ने की, सांस लेने की प्रक्रिया है, स्ट्रॉ से चीज़ें पीने की प्रक्रिया है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं, वही काम यहाँ मच्छर को भी करना हो रहा है। उसने भी स्ट्रॉ से पिया है, पहले उसने छेद बना करके वहाँ तक स्ट्रॉ को पहुँचाया है अपने, नहीं पहुँचाएंगे तब तो कैसे पिएंगे हमें भी तो उसमें शरबत में डुबाना पड़ेगा ना, तभी तो पिएंगे। तो पहले उसने वहाँ खोज खाज करके ब्लड के अंदर में उसको घुसाया है, पहुँचाया है, उसके बाद फिर उसने यही काम किया है, उसी ने यही काम किया है। उसने प्रेशर, उसकी नली में जो प्रेशर था उसको घटाया है, और घटाने के लिए यहाँ की हवा पहले पी है, हवा ख़त्म हो गई,
तो फिर ख़त्म नहीं हो गई, कम हो गई, तो प्रेशर घटा, यहाँ पे अंदर का ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड जो है सो उसको ऊपर मुंह तक पहुँच रहा है। ठीक है, चलो।